हेलो एवरीवन। आज से स्पेक्ट्रम बुक की हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्पेक्ट्रम के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे और पूरे स्पेक्ट्रम को लाइन टू लाइन कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो छूट ना सके। और ये सीरीज़ जो है वो हर टाइप के एग्ज़ाम के लिए आपके काम आएगा और इसमें हम सारे ही चैप्टर को पूरे ईजी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने साथ में बुक लेके भी बैठ सकते हैं स्पेक्ट्रम का, ताकि जो भी पॉइंट हो उसको आप अंडरलाइन कर लेना। पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 1857 की क्रांति। हम इस चैप्टर से पूरे स्पेक्ट्रम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम 1857 का विद्रोह। हमारे पहला हेडिंग धीमी गति से बढ़ता असंतोष। 1757 में प्लासी युद्ध के पश्चात ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में शक्ति एवं सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया। 1757 के पश्चात औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों और उसके स्वरूप के विरुद्ध असंतोष के रूप में 1857 का विद्रोह प्रथम बड़ा और व्यापक विद्रोह था। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेज़ी सरकार थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हम भारत को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लें, और उन्होंने वो सारी नीतियाँ बनाने की कोशिश करी जिससे कि वो भारत को अपने अंडर कर सकें। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने 1757 के बाद जो उन्होंने नीतियाँ अपनानी स्टार्ट करी, उन्हीं का परिणाम था ये 1857 की क्रांति। तो अगर हम बात करें कि 1857 की क्रांति क्या थी, तो ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। ये जो भारत के लोग थे उनका ये असंतोष था जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध उत्पन्न हुआ था। और ये प्रथम बड़ा और व्यापक विद्रोह था। मतलब इससे पहले इतना बड़ा व्यापक लेवल पे या व्यापक पैमाने पे कोई भी जो विद्रोह था वो नहीं हुआ था, जिसके पश्चात भारत पर ब्रिटिश शासन की नीतियों में परिवर्तन किए गए। ठीक है, तो इसका क्या परिणाम हुआ 1857 की क्रांति का, कि जो भारत के जितने भी ब्रिटिश जो सरकार थी उसने अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की कोशिश करी। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों ने भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों, पंडितों, मौलवियों इत्यादि की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा था जिसका उसने शोषण नहीं किया हो। तो ये सारे लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए थे, उनकी नीतियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इसलिए जो विद्रोह था एकदम से बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा हो जाता। और ये जो विद्रोह था एकदम से खड़ा नहीं हुआ था, ये धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। ठीक है, 1857 में एक हिंसक तूफान के रूप में भड़का जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। तो ये धीरे धीरे जो लोगों का असंतोष था वो बहुत बड़ा हो गया और एकदम से चिंगारी की तरह 1857 में भड़का और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को ही इसने हिला के रख दिया। हालांकि 1757 से 1857 की अवधि शांतिपूर्ण एवं कठिनाई मुक्त नहीं थी। इस दौरान धार्मिक, राजनीतिक हिंसा, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह एवं दंगे तथा असैन्य नागरिक विद्रोह के रूप में छुटपुट लोकप्रिय विद्रोहों की श्रृंखला ने कार्य किया। मतलब 1857 से पहले भी बहुत सारी क्रांतियाँ जो थी या फिर छोटे लेवल पे बहुत सी चीज़ें हो रही थी, जैसे कहीं पे धार्मिक राजनीतिक हिंसा, कहीं पे जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह, दंगे, ये सारी जो चीज़ें थी हो रही थी। बट ये व्यापक पैमाने पर या बड़े लेवल पर नहीं हुई थी, छोटी मोटी घटनाएँ थीं। आदिवासी अंग्रेजों की भूमि बंदोबस्त नीतियों से असंतुष्ट और वे नाराज थे। उनके संयुक्त स्वामित्व परंपरा के विरुद्ध जाकर सामाजिक ताने बाने को छीन भिन्न कर दिया। बढ़ी हुई राजस्व मांगों, यहाँ तक कि अकाल के वर्षों में भी ने क्रोध को जन्म दिया। तो इतने सारे कारण थे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी को भड़काने में काम किया। ठीक है, पहला क्या, किसान भी विद्रोह कर रहे हैं, जनजाति विद्रोह चल रहा है, सामाजिक राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ में, और बहुत सारे कारण थे। अंग्रेजों की जितनी भी नीतियाँ थी, आर्थिक नीतियाँ, राजनीतिक, सामाजिक जो भी नीतियाँ थी, उनके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। कई बार स्थानीय महाजनों के विरुद्ध आंदोलन कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह बन गया। जैसे कि महाजनों को पुलिस का समर्थन प्राप्त था। उनके धर्म एवं परंपरागत प्रथाओं में अंग्रेजों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप ने भी रोष की वृद्धि कर दी। मतलब जो ये अंग्रेजी सरकार थी, इन्होंने धर्म में भी घुसने की कोशिश करी। आज जब कोई धर्म में घुसता है तो रोष बढ़ना तो मुमकिन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बेहद शुरुआती दिनों में उसके विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से विद्रोह हुए। कुछ आंदोलन 1857 के विद्रोह के पश्चात भी जारी रहे, जैसे कि दक्षिण पूर्व, पश्चिम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विद्रोह हुए जिन्हें कंपनी ने बर्बरतापूर्वक कुचल दिया। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि जो 1857 का क्रांति था
उसके पहले बहुत सारे रीजन थे, भले ही वो धीमी गति से बढ़ रहे थे, लेकिन असंतोष लोगों के मन में भरा पड़ा हुआ था, जिसने कि 1857 की क्रांति को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाया। ठीक है, 1857 का विद्रोह और मुख्य कारण। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण कौन कौन से थे। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद कर लीजिए कि हम 1857 के विद्रोह को और भी नामों से जानते हैं, जिसमें पहला नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, दूसरा सिपाही विद्रोह, तीसरा हम इसको भारतीय विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। ये क्या था? ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र मतलब कि हथियार वाला युद्ध था, जिसमें हथियार उठाए गए थे। यह विद्रोह 2 वर्षों तक चला। तो इसका टाइम पीरियड याद कर लेना कि इसका जो ये विद्रोह टोटल चला वो 2 ईयर तक चला। तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु कुछ समय पश्चात इसने एक बड़ा रूप ले लिया। तो ये पहले स्टार्टिंग में तो छोटे छोटे झड़प से स्टार्ट होता है, छोटी मोटी घटनाओं से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर आगे जाके इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया। तो ये जो घटना, जो कि 1857 की घटना होती है या फिर विद्रोह होता है, वो कैसे समाप्त होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ समाप्त होता है ये, और उसके बाद भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश जो ताज है उसका कंट्रोल हो जाता है। अन्य प्रमुख एवं पहले के विद्रोह की तरह 1857 के विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण थे। तो इस विद्रोह के होने के एक नहीं अनेक कारण थे, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हम कारण पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया तथा श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक देना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त अकाल और बाढ़ की स्थिति में भारतीयों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी और उन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो आर्थिक कारण पहला तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किसानों श्रमिकों का बहुत ज़्यादा शोषण किया। उनको बाढ़ और अकाल जैसी स्थिति में उनकी कोई सहायता नहीं करते थे ये, और उनको अधिक से अधिक काम कराकर उनके जो वेतन दिए जाते थे उनको काफ़ी कम दिए जाते थे। इसके साथ भारत के जितने भी उद्योग धंधे थे उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नष्ट कर दिया था। सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई। परंपरागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तुएं इसके सामने टिक नहीं सकी और भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार को अकल्पनीय क्षति हुई। तो इसने क्या किया अंग्रेजी सरकार ने कि एक तरफा मुक्त व्यापार नीति अपना ली, जिससे कि भारत के जो उद्योग धंधे थे, जो भारत के पारंपरिक तकनीक से जुड़ी जितने भी उद्योग थे वो ख़त्म हो गए, वो सिमट के रह गए। भारतीय व्यापार एवं व्यापारी वर्ग को ब्रिटिश शासन द्वारा जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया, जिन्होंने भारत में बनी चीज़ों पर उच्च करारोपण प्रशुल्क लगाए। उसी समय ब्रिटेन में बनी वस्तुओं पर निम्न कर लगाकर उन्हें भारत में आयात करके प्रोत्साहित किया गया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत से कपास एवं सिल्क के कपड़ों का निर्यात वस्तुतः समाप्त हो चुका था। मुक्त व्यापार एवं ब्रिटेन से आने वाली मशीन निर्मित वस्तुओं के विरुद्ध रक्षात्मक करों को लगाने से इनकार ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को समाप्त कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने जितने भी भारत में बनी वस्तुएं थी उनके आयात पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टैक्स लगा दिया, और जो वहाँ अंग्रेजी सरकार से जो इंडिया में आने वाली वस्तुएं थी उन पे जो निर्यात की गई वस्तुएं थी उन पे जो टैक्स था वो काफ़ी कम लगाकर अपने सामान को भारतीय बाज़ार में आसानी से लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया। लेकिन जो भारत के बाज़ार के जो सामान थे वो दूसरे देशों तक पहुँच नहीं पा रहे थे, क्योंकि टैक्स इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया था। रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्यम भी नष्ट हो गए। रेल सेवा ने ब्रिटिश व्यापारियों को दूर दराज के गांवों तक पहुंच दे दी। सर्वाधिक क्षति कपड़ा उद्योग को हुई। 18वीं-19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात कर और अनेक रुकावटों के चलते भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। पारंपरिक उद्योगों के नष्ट होने और साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास न होने के कारण यह स्थिति अधिक विषम हो गई। तो इंडिया में रेल सेवा तो आई, लेकिन इसके साथ में जो इंडिया के उद्योग धंधे थे वो और भी ज़्यादा बर्बाद हो गए, क्योंकि रेल सेवा ने अंग्रेजी सरकार के जो बाज़ार थे, उनके जो सामान थे, उनको हर एक गांव कस्बे तक पहुंचने में मदद करी अंग्रेजी सरकार को, जिससे जो भारत के जो व्यापार थे और जो व्यापारी वर्ग था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया।
कंपनी ने खेती के सुधार पर बेहद कम खर्च किया और अधिकतर लगान के खर्चों को पूरा करने में प्रयोग होता था। ब्रिटिश कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ा। अब एक और भूमि हस्तांतरण जो थी वो अंग्रेज़ों ने वैध कर दिया था, जिससे कि छोटे किसान थे उनकी जो ज़मीनें थी, भूमि थी, वो भी उनके हाथ से चली गई। निम्न वर्गीय कृषकों तथा मजदूरों की स्थिति तो दयनीय थी। राजाओं और नवाबों तक की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। मतलब कृषक से लेकर मजदूर से लेकर राजा नवाब भी नहीं बच पाए अंग्रेज़ों के आर्थिक नीतियों से। बाहर से प्राप्त खनिज संसाधनों और सस्ते श्रम के बल पर अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधे को विकास के चरम पर पहुंचा दिया, जबकि दूसरी ओर भारत में किसी नए उद्योग की स्थापना की बात तो दूर, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को भी समाप्त कर दिया। तो उन्होंने अपने जितने भी उद्योग धंधे थे उनको काफ़ी ज़्यादा विकास किया उनका, लेकिन भारत के जो उद्योग धंधे थे उनको पूरी तरीके से चौपट कर दिया। इससे भारत के प्रत्येक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और वे व्यापक विद्रोह के सूत्रधार बन गए। तो ये मुख्य कारण था, जो कि आर्थिक कारण था, जिसमें हमने बहुत सारे कारण पढ़े, जिसकी वजह से जो लोगों का असंतोष था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। हमने आर्थिक कारण पढ़ लिए। अगला कारण है राजनीतिक कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत जैसी नीतियों ने जन असंतोष एवं विप्लव को बढ़ा दिया। वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई और उन्हें भारत का एक विस्तृत क्षेत्र हाथ लगा। इस कारण भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। अंग्रेजी सरकार ने अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए उन्होंने सहायक संधि, व्यापकता सिद्धांत और बहुत सारी प्रणालियों का यूज़। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार के इन सारी नीतियों के कारण जो भारत में अंग्रेजी सरकार का जो विस्तार था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। व्यापकता सिद्धांत क्या होता है? व्यापकता का सिद्धांत है कि जो भारतीय रियासतों के जिन राजाओं के पुत्र नहीं हुआ करते थे उनको गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। ये अंग्रेजी सरकार ने लागू कर दिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत के कुछ प्रमुख देशी राज्यों यथा झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर आदि के राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रावधानों के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए ये राजा अपने मनोकूल किसी बच्चे को गोद ले सकते थे, परंतु डलहौजी ने गोद लेने की इस प्रथा को अपमाननीय घोषित कर दिया। इन देशी राज्यों को कंपनी के शासनाधिकार में ले लिया गया। तो अंग्रेजी सरकार ने या फिर डलहौजी जो गवर्नमेंट थी उसने क्या नीति लाई कि जितने भी राज्य थे जैसे कि झांसी, उदयपुर, संबलपुर, इन राज्यों के जो राजा थे वो किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे, ताकि जो उनका शासन है वो अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में आ जाए। ठीक है, परंतु डलहौजी ने गोद लेने की इस प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया और कंपनी को शासन अधिकार में ले लिया। कंपनी द्वारा शुरू की गई इस नई नीति से सभी राजा असंतुष्ट थे। वे किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब पुनः अंग्रेजों को दबाकर अपनी रियासत का अधिकार जमा ले सके। तो यहाँ पे क्या पता चलता है हमें कि जो राजा थे वो भी इनके शासन से खुश नहीं थे। ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इनको हटाने का मौका मिल गया 1857 की क्रांति के माध्यम से। राजनीतिक कारण में हमने क्या क्या पढ़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सहायक संधि, व्यापकता सिद्धांत जो था, और वेलेज़ली ने जो सहायक संधि लगाई थी, डलहौजी की जो व्यापकता संधि थी, ये सारे जो संधियाँ थी ये राजनीतिक कारण बनते जिसने कि यहाँ के लोगों में असंतोष को बढ़ावा दिया। अगला कारण हम पढ़ते हैं। अगला कारण प्रशासनिक कारण। कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, विशेष रूप से पुलिस, नियमन अधिकारियों एवं अधीन अदालतों में असंतोष का एक मुख्य कारण था। दरअसल कई इतिहासकारों का मत है कि आज हम जो भ्रष्टाचार भारत में देखते हैं वह कंपनी शासन की देन है। साथ ही भारतीयों की नज़र में ब्रिटिश शासन का चरित्र विदेशी शासन का था। तो जो प्रशासनिक कारण ये है कि इनकी जो कंपनी थी उसने काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला रखा था। जो इंडिया का जितना भी इंडिया के संसाधन थे उनका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दोहन किया। हर जगह भ्रष्टाचार, चाहे इनके अधिकारी हो या पुलिस वर्ग हो, हर जगह यहाँ पे जो भ्रष्टाचार था वो व्याप्त था। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार का प्रारंभ किया। मतलब कि जो अंग्रेजी सरकार थी वह भारतीयों को मानुष ना मानकर उनको वो अमानुषिक व्यवहार करते थे। इनके साथ में काले और गोरों का ये लोग भेदभाव करते थे।
अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को गुलाम समझा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीयों के साथ जो इनका ट्रीटमेंट, इनका व्यवहार था वो भी अच्छा नहीं था। वो भारतीयों को इंसान ना समझकर उनको गुलाम समझते थे, उनको अनपढ़ समझते थे। समाज में अंग्रेज़ों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि उनके रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार से भारतीय व्यक्तियों की सामाजिक मान्यताओं में अंतर पड़ता था, ठीक है। तो उनके जो रहन सहन थे, उनके जो व्यवहार थे, वो इंडिया के जो लोग थे जिनके व्यवहार इनके आविष्कार से बहुत ज़्यादा अलग थे। हम अपने समाजी जीवन में वे अंग्रेज़ों का प्रभाव स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज़ों की खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन समझने की भावना ने भारतीयों को क्रांति करने की प्रेरणा प्रदान करी। तो भारतीय किस तरीके से उनके खिलाफ हो गए, एक तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, भारतीयों को हीन मानते थे। इस सोच ने भारतीयों को कहीं ना कहीं प्रेरणा दी कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाएं। भारत में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठाराघात किया, ठीक है। तो उन्होंने भारतीयों के जो धार्मिक मामले थे उसमें भी घुसने की कोशिश करी। इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बनाया गया। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो लोग भारतीयों की योग्यता पे ना जाकर धर्म के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश करते थे, ताकि वो राज कर सके। वही फूट डालो राज करो की नीति वो अपनाना चाह रहे हैं। जो कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था उसकी पदोन्नति कर दी जाती थी, ठीक है। अगर किसी ने भारतीय ने ईसाई धर्म अपना लिया तो उसका जो पोस्ट था वो बढ़ जाता था। जो कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था उसकी पदोन्नति कर दी जाती थी, जबकि भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। जो भी लोग जो भारतीय थे वो ईसाई धर्म अपना लेते थे तो उनका जो पोस्ट था वो बढ़ जाता था, जबकि जो भारतीय धर्म को अपनाता था उनको अपमानित किया जाता था, उनको घृणा की नज़र से देखा जाता था। इससे भारतीय जनसाधारण के बीच अंग्रेज़ों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता उत्पन्न हुई। फिर ईसाई धर्म का इतना अधिक प्रचार किया गया कि भारतीय को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज़ उनके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। भारतीय को ये लगने लगा कि अंग्रेजी सरकार कहीं उनके धर्म का सर्वनाश ना कर दे, उनका धर्म जो उनको ईसाई ना बना दे, ठीक है। परिणाम स्वरूप भारतवासी अंग्रेजों को धर्मद्रोही समझकर उन्हें देश से बाहर निकालने का मार्ग ढूंढने लगे। और 1857 में जब मौका मिला तब हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रहार किया। तो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो भारतीय लोग थे उनके धर्म में जब अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश करी तो जो उनका संतोष था, जो असंतोष था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उसका परिणाम है 1857 की क्रांति। इसके साथ एक और कारण बाहरी घटनाओं का प्रभाव। 1857 का विद्रोह कुछ बाहरी घटनाओं जैसे कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध, क्रीमिया युद्ध जिसमें अंग्रेज़ों को भारी हानि हुई थी, से भी प्रेरित हुआ। इससे इस धारणा से उबरने का अवसर मिला कि अंग्रेज अपराजय हैं, ठीक है। तो ये जो घटनाएं थी इन्होंने कहीं ना कहीं जो भारतीय था उनका साहस बढ़ाया और ये बताया भारतीयों को कि अंग्रेज जो है वो अपराजय हो सकते हैं, वो भी हार सकते हैं। तो भारत के क्रांतिकारियों को इस युद्ध से नवीन आशा और प्रेरणा मिली कि हम भी अंग्रेज़ों को देश से निकाल सकते हैं और इसके लिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। अगला कारण है सिपाहियों के बीच असंतोष। सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी की अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। इस सेना में ब्रिटिश सेना से अधिक सिपाही थे, ठीक है। तो जो सिपाहियों के दल की बात करें तो उसमें अंग्रेजी जो सेना थी उसको अधिक हिस्सा या जगह दी जाती थी। वर्ष 1857 में सेना में 2,57,000 सिपाही थे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण ये सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थी। इनमें किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था, ठीक है। जो सिपाही लोग थे उनमें बहुत सारे इंडिया के हर एक कोने से लोग मौजूद थे। तो इस मौजूदगी के कारण जो लोग थे वो एक दूसरे से काफ़ी कनेक्ट हो गए, वो आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, ठीक है। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः अवध और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत थे। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल सेना में जातिगत विशेषाधिकारों और रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता था, परंतु 1840 के पश्चात कलकत्ता में आधुनिकता पसंद सरकार आने के पश्चात सिपाहियों में अपनी जाति को खोने की आशंका बढ़ गई। सेना में सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया। सन 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी नए भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम
करना अनिवार्य कर देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या किया अंग्रेजी सरकार ने कि भारतीय सिपाहियों को धर्म के आधार पर चिन्हित करने की कोशिश करी, ठीक है, और उनको जो उनके चिन्ह थे, जो उनके जो भी धार्मिक पहचान थी, उनको पहनने से मना कर दिया गया। पहला असंतोष उत्पन्न होने का ये कारण है। उसके अलावा इन्होंने विदेश में जाकर काम करने को अनिवार्य बना दिया, जबकि जो भारत की मान्यता यह थी कि विदेश में जाना या फिर समुद्र पार करके जाना ये अधार्मिक है, धर्म के खिलाफ है। सिपाही धीरे धीरे सैन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं से असंतुष्ट हो चुके थे। सेना का वेतन कम था, सेना में वेतन जो थी जो भारतीय सरकार की भारतीय सैनिकों की वो काफ़ी कम थी। भारतीय सैनिकों का वेतन मात्र 7 रुपये प्रति माह था। अवध और पंजाब जीतने के पश्चात सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया, तो वेतन काफ़ी कम थे, जो भत्ते थे वो भी समाप्त कर दिए गए थे। और एक नई घटना होती है एनफील्ड बंदूक की। एनफील्ड बंदूक के बारे में फैली अफवाहों ने सिपाहियों की आशंका को अधिक बढ़ा दिया। कंपनी उनकी धर्म और जाति परिवर्तन करना चाहती है। जो एनफील्ड बंदूक जो थी वो ऐसा अफवाह फैला दिया गया कि वो गाय और सूअर की चर्बी से बनाई जा रही है, और जिससे कि दोनों ही धर्म के लोगों पे इसका प्रभाव पड़ा और दोनों धर्म में काफ़ी ज़्यादा असंतोष बढ़ गया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। अतः ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह, बंगाल, वेल्लोर, बैरकपुर और अफगान युद्ध के दौरान का एक लंबा इतिहास है, जिसमें ये कुछ है। अफवाहें क्या फैल रही थी इस समय? एक अफवाह फैली थी कि कंपनी का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ था और 1857 में 100 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। चपातियाँ और कमल के फूल भारत के अनेक भागों में वितरित होने लगे, आने वाले विद्रोह के लक्षण थे। तो ये अफवाह ये भी थी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 100 साल हो चुके हैं, 1857 अब हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इनका शासन समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि 100 वर्ष के बाद इनका शासन जो था वो समाप्त होने वाला था। पहले हमने आर्थिक कारण पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि उद्योग धंधे और जो व्यापार थे इंडिया के वो किस तरीके से ठप हो गए। फिर हमने राजनीतिक कारण पढ़ा, जिसमें हमने अंग्रेजी सरकार की बहुत सारी नीतियों के बारे में पढ़ा, इन नीतियों के कारण जो इंडियन थे, जो भारतीय थे, उनको किस तरीके से उनका जो असंतोष था वो बढ़ गया। इसके साथ हमने प्रशासनिक कारण, सामाजिक, धार्मिक कारण भी देखे। फिर हमने बाहरी घटनाओं का प्रभाव देखा, किस तरीके से अंग्रेजी सरकार के हार ने जो भारतीय थे उनको ये साहस दिया कि अंग्रेज़ भी हराए जा सकते हैं। फिर सिपाही विद्रोह हमने देखा, जो सिपाहियों का असंतोष था वो किस तरीके से बढ़ रहा था, क्योंकि उनके जो वेतन थे वो काफ़ी कम दिए जाते थे, उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। इसके साथ कई तरीके की अफवाहें भी फैल रखी।